एक देश और इतने सारे दुश्मन, आखिर क्यों? ये सवाल आपके जहन में आता होगा जब आप बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर देखते होंगे। आखिर क्यों मिडिल ईस्ट के हर देश का इकलौता दुश्मन इजरायली है? आखिर क्यों फिलिस्तीन से लेकर लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया तक का दुश्मन सिर्फ इजराइल है? इजराइल हर रोज उनसे लड़ता रहता है। बाकी हमला करे ना करे, इराक, मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल के दोस्त तो नहीं है। तो क्या यह मसला इस्लाम बनाम यहूदियों का है, या फिर यह पूरी जंग खुद को मिडिल ईस्ट में बनाए और बचाए रखने की कवायद है, या फिर इजराइल की इस पूरी दुश्मनी के पीछे है तेल का खेल, जिसका खिलाड़ी इजराइल ना होकर अमेरिका है? कैसे? देखिए हमारी एक खास पेशकश, बारूद के ढेर पर दुनिया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। यह वर्ल्ड मैप बदलने की चाहत है। दुनिया में बढ़ रही घबराहट है। युद्ध के आगे विनाश, पीछे बिजनेस। दुनिया में बढ़ रही टेंशन, डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का सीन। बारूद के ढेर पर दुनिया। तीसरा वर्ल्ड वॉर दे रहा दस्तक। दो 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक फिलहाल दुनिया में 56 लड़ाइयां चल रही हैं। 92 देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की आग को सुलगा कौन रहा है? युद्ध की आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? और आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? दुनिया में तनाव और युद्ध के बीच कौन से देश अपने फायदा देखते हैं? क्या आपको पता है, अगर ईरान और इजराइल के बीच अनडिक्लेयर्ड वॉर अगर डिक्लेयर्ड वॉर में तब्दील हो गया तो क्या होगा? इजराइल ने ईरान के तेल कुओं और मिसाइली एयरबेसिस पर अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया तो क्या होगा? यह युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया पर उसका क्या असर होगा? लेबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह टारगेट है, या उसकी समुद्री सीमा में मौजूद गैस का भंडार? आखिर इजराइल को गोला बारूद कौन दे रहा है, जो एक साथ हमास, हिजबुल्लाह दोनों से लड़ रहा है? दुनिया में लड़ाई लगाकर कौन अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा है? समझिए जरा इस रिपोर्ट से। तेल के लिए लड़ाई। इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं, वहां पर तेल का भंडार है और सबसे ज्यादा तेल है ईरान और इराक के पास। तो इस तेल के भंडार पर दुनिया का हर देश कब्जा करना चाहता है, वो बात चाहे अमेरिका की हो या फिर किसी और की। लिहाजा हमको आपको भले ही ये दिखता हो कि इजराइल अपने सभी दुश्मनों से अकेला लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। लिहाजा कहने वाले कहते रहें कि यहूदी मुल्क इजराइल इस्लामिक मुल्कों से अकेले लड़ रहा है,
लेकिन असल में खेल इस्लाम बेनाम यहूदी का नहीं बल्कि तेल का है, और तेल के खेल में दुनिया तबाह हो रही है। क्योंकि अगर लड़ाई सिर्फ इस्लाम बेनाम यहूदी की होती तो दुनिया की करीब 13% इस्लामिक आबादी वाला इंडोनेशिया भी इजराइल का दुश्मन होता, और करीब 9% आबादी वाला बांग्लादेश भी। पूरी दुनिया की तकरीबन 10% मुस्लिम आबादी भारत में है, लेकिन वो ना तो इजराइल का दुश्मन है और ना ही फिलिस्तीन का। और रही बात ईरान, इराक, लेबनान, यमन, मिस्र और दूसरे इजराइल के दुश्मनों की, तो वो सिर्फ इजराइल के ही दुश्मन नहीं बल्कि अमेरिका के भी दुश्मन हैं। और अमेरिका से उनकी दुश्मनी की वजह इजराइल नहीं बल्कि उनके पास वो अकूल तेल भंडार है जिस पर अमेरिका की नजर है। 16 मुस्लिम मुल्कों में इकलौता यहूदी देश। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ इजराइल है तो बाकी बहरीन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश। बाकी 2 और देश तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है इजराइल। और इस इजराइल के बनने का जो इतिहास है वही झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है। ईरान और इजराइल के जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से ईरान ने ढेर सारे वहां पे 180 करीब मिसाइल्स भी दागे हैं इजराइल के ऊपर, और साथ ही साथ जिस तरीके से इजराइल के आयरन डोम ने काम किया है, जिसके वजह से कहा जाता है कि इजराइल का मानना ये है कि पूरे के पूरे मैक्सिमम 90% मिसाइल्स जो हैं आयरन डोम ने पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान का दूसरा चीज मानना है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए यही लगता है कि ये आयरन डोम किस तरीके से है और भारत के पास, हम लोग के पास किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। देखिए, इजराइल के साथ एक एडवांटेज भी है कि इजराइल एक छोटा देश है और उसके जो इतने कवरेज उसको करना होता है उसके वजह से उसको कम रेंज कवर करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से आयरन डोम बहुत चर्चे में है, तो आयरन डोम जो है बेसिकली एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके तहत अलग अलग रेंजेस के जो मिसाइल्स इजराइल पे आ रहे हैं वो डिटेक्ट कर लेता है। जो उसका काम बेसिकली होता है एयर डिफेंस सिस्टम का, कि पहले वो रडार से ट्रैक कर पाता है कि कौन से मिसाइल्स इजराइल की तरफ आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें इंटेलिजेंट उसमें रडार्स रहते हैं जिसके वजह से उसमें कैलकुलेट हो जाता है कि कौन सा मिसाइल किस स्पीड से आ रहा है, कौन सा ट्रैजेक्टरी ले रहा है और किधर आकर गिर सकता है। ईरान से कैसे शुरू हुई दुश्मनी? इस दुश्मनी में तब भी ना तो ईरान था, ना लेबनान, ना इराक और ना ही तुर्की। तब भी ये इजराइल के भले ही दोस्त नहीं थे लेकिन दुश्मन भी नहीं थे। इनकी दुश्मनी की शुरुआत होती है ईरान की क्रांति से। 1979 में ईरान में शाह राज पहलवी का शासन खत्म हुआ और 1 फरवरी 1979 से आयतोल्ला खमेनी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के तौर पर देश वापस लौटे। उनके स्वागत के लिए तेहरान की सड़कों पर 50 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। आयतोल्ला खमेनी के लौटने के बाद ईरान में जनमत संग्रह हुआ और फिर ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। इस्लामिक मुल्क घोषित होने के साथ ही आयतोल्ला खमेनी ने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, इजराइल से संबंध तोड़ लिए, उसके पासपोर्ट को खारिज कर दिया और तेहरान में इजराइल के दूतावास को जब्त कर कहा कि देश सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं। तब खमेनी ने कहा कि इजराइल मुस्लिमों के लिए छोटा शैतान है जबकि बड़ा शैतान अमेरिका है। इजराइल कैसे बना इराक का दुश्मन? इस तरह से इजराइल को एक और दुश्मन देश मिल गया, ईरान। लेकिन ईरान की दुश्मनी से इजराइल को नुकसान था, और नुकसान ये था कि ईरान इजराइल से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता था। इससे ईरान को हथियार मिलते थे और इजराइल को पैसा। लेकिन दुश्मनी शुरू हुई तो दोनों ही देशों को नुकसान होना शुरू हो गया। इस बीच सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाले इराक को लगा कि इस्लामिक क्रांति की वजह से ईरान कमजोर हुआ है, तो हमला करके उसके एक हिस्से पर इराक अपना कब्जा कर सकता है। तो इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में ईरान ने फिर से इजराइल से मदद मांगी और इजराइल को भी हथियार बेचकर पैसे कमाने थे। तो इजराइल ने ईरान को हथियार बेचे जो उसने इराक के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब ईरान क्योंकि हथियार खरीद रहा था, पैसे दे रहा था, तो इजराइल ने ईरान की थोड़ी और मदद की और इजराइल की एयरफोर्स ने इराक के इकलौते परमाणु संयंत्र को बमबारी कर तबाह कर दिया। इस तरह से इजराइल ने इराक को भी अपना दुश्मन बना लिया। तो देखा आपने, और इतिहास गवाह भी रहा है
कि ऐसी स्थितियों का फायदा समय समय पर महाशक्ति सुपर पावर्स ने उठाया है। तनाव और युद्ध के बीच हथियारों की ऐसी रेस शुरू हो गई जिसका सबसे अधिक फायदा अमेरिका और रूस को हुआ। पहले विश्व युद्ध से अब तक अमेरिका जब भी आर्थिक संकट की ओर बढ़ा, उसे उबारने में किसी न किसी युद्ध ने एक संकट मोचक के तौर पर भूमिका अदा की। दुनिया में राष्ट्रवाद, धर्म के नाम पर टकराव। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा खिंचता है तो फुल स्केल वॉर में भी बदल सकता है और इसका असर दुनिया के बड़े हिस्से पर पड़ना तय है। शेयर बाजार और तेल बाजार पर असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। ईरान का भूगोल कुछ ऐसा है कि महाशक्तियों के लिए तेहरान तक पहुंचना आग का दरिया पार करना जैसा है। ऐसे में जंग लंबी खिंचनी तय है। दूसरी ओर ईरान को हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे हथियारबंद गुटों को आगे करने में भी महारत हासिल है। ऐसे में अगर प्रॉक्सी वार का खेल चला तो हथियारों की रेस बढ़नी तय है। अल-कायदा और ISIS को पीछे से मदद मिलने का इंजाम दुनिया देख चुकी है। मुस्लिम वर्ल्ड में भी रिश्ते नए सिरे से परिभाषित होंगे क्योंकि ईरान इस्लाम के नाम पर शिया और सुन्नी सभी को पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट करने की स्क्रिप्ट आगे बढ़ा रहा है। एशिया और यूरोप में हथियारों का नया बाजार। ऐसे में राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर दुनिया में टकराव के चांस बढ़ गए हैं। अमेरिका भी अपना मतलब साधने के लिए आतंकियों और कट्टरपंथियों को हथियार पकड़ाता रहा है। तनाव और युद्ध के खतरे के बीच पश्चिमी देशों को एशिया और यूरोप में हथियार का नया बाजार और खरीदार मिलेगा, जिसका फायदा दुनिया की हथियार बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को मिलना तय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति के लिए बना संयुक्त राष्ट्र हाल के वर्षों में युद्ध रोकने में नाकाम रहा है और दुख की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के लिए महाशक्तियां तैयार नहीं हैं। ऐसे में दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए एक ईमानदार इरादे और बुलंद सोच की जरूरत है। हथियार बनाने वाली 5 टॉप कंपनी में से 4 यूएस की। दुनिया में हथियार बनाने वाली 5 टॉप कंपनी में से 4 अमेरिका की हैं। सवाल यह भी उठता है कि कहीं चरमपंथियों को गुप्त तरीके से हथियार पकड़ाकर हथियार कंपनियों के लिए बाजार पैदा करने की कोशिश तो नहीं हो रही, क्योंकि वर्ल्ड वार हो या प्रॉक्सी वार, दोनों की स्थिति में हथियारों की मांग बढ़ती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के मुताबिक हिंसा की वजह से पिछले साल ग्लोबल इकोनॉमी को 19.1 ट्रिलियन का झटका लगा। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम बैठती है $2,380, मतलब करीब 1,97,000 रुपए। आयरन डोम जो तो स्मॉल टू मीडियम रेंज वाले मिसाइल्स को वहां पर जो अपने डिस्टेंस पे उसको रोक सकता है, उसके पास उसके बाद डेविड स्लिंग वाला सिस्टम है, उसके पास एरो 2 है, एरो 3 है। तो ये सब अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग मिसाइल जिस लेवल पे आ रहे हैं उनको वो ट्रेजेक्ट्री अपना वो पकड़ सकता है। साथ ही साथ अगर भारत का हम लोग देखें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। हम लोग के जो बॉर्डर्स है वो बहुत एकदम फैले हुए हैं। अगर हम लोग नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में देखें, पाकिस्तान और चाइना के साथ हम लोग के बॉर्डर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग और साउथ की तरफ आए तो हम लोग का बहुत बड़ा कोस्टल एरियाज है। तो भारत को अगर हम लोग को कवर करना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मिसाइल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। डिफेंस हमारा उस तरीके से हम लोग को बनाना है। हम लोग के साथ एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोग के जो DRDO है, DRDO अगर देखें तो एक तरीके से एकदम एक्सपर्टीज हम लोग पा चुके हैं मिसाइल्स बनाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग को जो इंडिजनाइजेशन प्रोसेस हो रखा है DRDO के तहत मेक इन इंडिया में, तो हम लोग की ढेर सारी चीज़ें अब हम लोग को बहुत ज़्यादा निर्भर भी नहीं होना पड़ रहा है दूसरे देशों पे, क्योंकि हम लोग के पास इंटरनल टेक्नोलॉजी भारत के अंदर ऑलरेडी है, जिसके वजह से हम लोग ढेर सारे मिसाइल्स अपने खुद बनाए जा रहे हैं। अमेरिका की रक्षा कंपनियों को हो रहा मुनाफा। दुनिया में पीस बिल्डिंग से पीस कीपिंग मिशन पर खर्च हुए करीब $49.6 बिलियन, जो सैन्य खर्च का आधा फीसदी से थोड़ा सा अधिक है। युद्ध और तनाव की वजह से दुनिया में हथियार जमा करने की रेस जारी है, जिसमें हथियारों की मंडी में सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की रक्षा कंपनियों के मुनाफे में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। इतना ही नहीं, अमेरिका सरकार ने साल 2023 में सीधे तौर पर $81 बिलियन के हथियारों की डील की, जो 2022 की तुलना में 56% अधिक है। दूसरों के झगड़े में अपना मतलब साधता अमेरिका।
दूसरों के झगड़े में अमेरिका अपना मतलब साधता रहा है, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, कभी साम्यवादी ताकतों को रोकने के नाम पर, कभी मानव अधिकार के नाम पर, कभी सुरक्षा देने के नाम पर हथियारों की मंडी सजाता रहा है। ग्लोब पर दिखने वाले कई क्षेत्रों में भय और टेंशन का माहौल बनाकर हथियारों की रेस तेज करने का काम भी हुआ है, जिस पर बड़ी चतुराई से सहयोग, दोस्ती और कूटनीति की चादर चढ़ा दी जाती है। ईरान इजराइल युद्ध, इजराइल हमास और यूक्रेन रूस युद्ध, मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल, यूरोपीय देशों का अमेरिकी सुरक्षा तंत्र से भरोसा उठना, ऐसे भय और असुरक्षा के माहौल में ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए मजबूर हैं। एक मिसाइल की लागत करीब 8 करोड़ 30 लाख। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान की ओर से जिस तरह की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में करीब $1 मिलियन का खर्चा अनुमान लगाया गया। अगर रुपए में देखा जाए तो एक मिसाइल की लागत बैठती है करीब 8 करोड़ 30 लाख। इस हिसाब से 181 मिसाइलों पर खर्चा होगा करीब 1500 करोड़ रुपए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का तंत्र इससे दुगना खर्चीला है। हूती लड़ाकों को कहां से मिल रहे हथियार? अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर 110 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइल दागी थी। करीब साल भर पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इजराइल के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हुए, लेकिन उसके बाद गाजा पट्टी और दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला लगातार जारी है। पिछले साल भर से इजराइल और हमास लड़ रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद भी इजराइल का इंतकाम जारी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नजरल्लाह को मारने के बाद भी इजराइल का हमला दिनों दिन तेज हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग आखिर मिल कहां से रही है? देखिए, ईरान और इजराइल कई सालों से सीधे युद्ध करने से बचते नजर आते हैं, लेकिन अब हालात कुछ बदलते हैं, हालात उलट नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिन ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलें दाग दी, जिसने दोनों देशों के बीच टेंशन को बढ़ा दिया है। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए दक्षिणी लेबनान में बम और गोले बरसाए, फिर यमन के हूती पर हमले किए, लेकिन अब वॉर ईरान इजराइल के बीच छिड़ चुकी है। मिडल ईस्ट के सभी देशों में तनाव की स्थिति है। दुनिया भर के देशों में बड़ी ईंधन की खपत ईरान और सऊदी अरब से ही पूरी होती है, और इसीलिए इस तनाव की वजह से हर वो देश जो मिडल ईस्ट से तेल खरीदता है उसे फर्क पड़ेगा। तेल की कीमतों में आएगी उछाल। ईरान और इजराइल के बीच किसी बड़े युद्ध का सबसे पहला असर तेल बाजार पर पड़ेगा। ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। यदि युद्ध से तेल उत्पाद बाधित होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। इससे तेल आयात करने वाले देशों की इकोनॉमी पर असर होगा। खास तौर पर भारत जैसे देशों पर बड़ा असर होगा, जो अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल पर निर्भर है। वैश्विक ध्रुवीकरण का खतरा। इस संघर्ष में कई देशों की भागीदारी हो सकती है। इजराइल को अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिलता है, जबकि ईरान को रूस और चीन जैसे देशों का सहयोग मिल सकता है। इससे दुनिया के कई देशों पर तनाव बढ़ेगा। यह विश्व स्तर पर नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। साइबर युद्ध का खतरा मंडराया। ईरान और इजराइल के बीच साइबर युद्ध को बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देशों में साइबर क्षमताएं मजबूत हैं और उनके बीच होने वाले हमलों का असर दूसरे देशों के डिजिटल सिक्योरिटी पर भी हो सकता है। यदि यह संघर्ष साइबर हमलों तक फैलता है तो उसका प्रभाव दुनिया भर के बिजनेस, बैंकों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। अगर हम लोग भारत का पूरा सिस्टम देखें तो हम लोग के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं उसमें हम लोग के पास आकाश मिसाइल भी हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग का अगर हम लोग जो मेजर प्रोक्योरमेंट हम लोग ने किया है S-400 मिसाइल सिस्टम जो हम लोग ने रशिया से लिया है, तो हम लोग के पास ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 5 और हम लोग टोटल हम लोग को 5 मिलने, 2 और इसके रेजिमेंट आने वाले हैं।
तो S-400 मिसाइल सिस्टम अपने आप में एक बहुत आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। यूएसए का जो थर्ड सिस्टम है उससे कंपैरिजन में है या उससे बेटर ही हो सकता है। 600 किलोमीटर तक के रेंज पे हम चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रशिया से हम लोग को ये ऑलरेडी मिल चुके हैं 3, 2 और मिलने हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम लोग का थोड़ा डिले हो रखा है, ये 2 और हम लोग को आकर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाला सिस्टम भी देखें तो उस पर भी हम लोग के पूरे काम चल रहे हैं, जिसके वजह से चीन और पाकिस्तान के लिए हम लोग पूरे उसमें ऑलरेडी तैयारी कर रखे हैं। तो जब से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़े, दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।